हेलो फ्रेंड्स, तब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? उसमें जो है जैसे कि हम फीमेल है, ओके, और एक मेल है। अब ये दोनों जो है गेमेट बनाएंगे। गेमेट जो है इन दोनों का अलग अलग गेमेट आएगा, दोनों अपोजिट सेक्स के हैं, फीमेल और मेल, दोनों का गेमेट आएगा, फ्यूज़ होगा दोनों का। ओके, फ्यूज़ होने के बाद वो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और वो तब जाके वो जो है न्यू बेबी में मतलब कन्वर्ट न्यू बेबी में जो है आएगा। ओके, तो इसलिए बोलते हैं कि उसमें जो है फ्यूजन होता है, फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गेमेट्स का, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स के। ओके, दीज गेमेट्स फ्यूज टू फॉर्म टू द जाइगोट, ये जाइगोट बना फ्यूज होने के बाद गेमेट्स का, एंड विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, और धीरे धीरे जो है जो जाइगोट जो है वो इंक्रीज होगा, बड़ा होगा वो, और वो है जो है न्यू ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा। ओके, इट इज़ एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पहले इसमें गेमेट फॉर्मेशन होगा, गेमेट फॉर्मेशन होने के बाद दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद इनका जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ये कॉम्प्लेक्स और इलेबोरेट और स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है जैसा ए सेक्शुअल में होता है, उसमें क्या होता है सिंगल पेरेंट ही जो है इन्वॉल्व होता है टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। इसलिए उसमें जो है कोई जाइगोट नहीं बनेगा, कोई फॉर्मेशन नहीं होगा गेमेट का। ओके, इसलिए इसको स्लो प्रोसेस बोलते हैं, और ये जो है फास्ट प्रोसेस है। ए सेक्शुअल में स्लो प्रोसेस, सेक्शुअल में फास्ट प्रोसेस। अब क्योंकि क्या होता है, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और अमंगस्ट देमसेल्स। अब जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है वो जो है आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता अपने पेरेंट की, क्योंकि उसमें जो है अपने मेल और फीमेल दोनों के पेरेंट जो करेक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हुए, इसलिए उसको बोलते हैं हम कि वो जो है नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट बट अमंग और अमंगस्ट देमसेल्स। अब क्या होता है, कुछ कई बार क्या होता है ट्विंस होते हैं, जो ट्विंस भी जो है जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ट्विंस जो है रिप्रोड्यूस हुए तो वो भी जो है मतलब एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा बहुत उसमें भी डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें दोनों के करेक्टर आते हैं। ओके, अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की और फंजाई की। शो दैट दो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अब जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और फंजाई हैं, इनका जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है या फिजियोलॉजी है, इंटरनल फिजियोलॉजी जो है वो उनकी इनकी जो है डिफरेंट होती है। ठीक है, वैसा तो नहीं है कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनकी जो इंटरनल फिजियोलॉजी है या एक्सटर्नल फिजियोलॉजी वो सेम होंगी। देखने में क्या प्लांट्स और एनिमल सेम लगते हैं? नहीं ना। तो ऐसे इसीलिए और इंटरनल फिजियोलॉजी भी जो उनकी डिफरेंट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बट जो स्टेज होती है रिप्रोड्यूस करने की न्यू ऑफस्प्रिंग की वो जो है इनकी सेम होती है। अब चाहे वो प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो या ह्यूमन बींग्स की हो, बट उनके जो इंटरनल फिजियोलॉजी है, एक्सटर्नल फिजियोलॉजी वो उनकी डिफरेंट होती है। अब हम let us first discuss what features are common to these diverse organisms. All organisms have to reach a certain stage of growth maturity in their life before they can reproduce sexually. अब जितने भी organism हैं, प्लांट हमने पढ़ा भी, ठीक है, फंजाई है, एनिमल्स हैं, उसमें जो है एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, उसमें ग्रो मतलब स्टेज आती है ग्रोथ की, फिर मैच्योरिटी की स्टेज आती है उनकी लाइफ में, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब जब तक वो है रिप्रोड्यूस करेंगे, और जब एक स्टेज आती है जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को, उससे पहले ये स्टेज आती है ग्रोथ की और मैच्योरिटी की ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुविलाइन फेज। अब अगर हम बात करते हैं इन एनिमल्स की, तो जुविलाइन फेज क्या होता है? जुविलाइन फेज वो होता है जब ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, बर्थ हुआ ऑर्गेनिज्म का, अब वो ग्रो हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो होगा, मैच्योर होगा। प्यूबर्टी से पहले पहले की जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं जुविलाइन फेज। प्यूबर्टी के बाद जो है ऑर्गेनिज्म जो है न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की जो है एक स्टेज में आ जाता है, कि उसको हम बोलते हैं, जैसे कि ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये बड़ा होगा, धीरे धीरे ये बड़ा होने के बाद ये स्कूल जाएगा, फिर स्कूल जाने के बाद ये कॉलेज जाएगा, कॉलेज जाने के बाद फिर ये इसकी शादी होगी, फिर ये एक ओल्ड एज में आ जाएगा। ओके, अब जो स्टेज है यहाँ से लेके, तो ये स्टेज है कॉलेज लाइफ तक की,
ये स्कूल लाइफ तक की जो होती है उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेस। और जुवेनाइल फेस ये जो है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की या एनिमल्स की जो होती है। और प्लांट्स में इस चीज़ को बोलते हैं वेजिटेटिव फेस। जब वो ग्रोथ होगा उसकी प्लांट की, या जब वो मैच्योर होगा उसको बोलेंगे हम इन प्लांट्स में वेजिटेटिव फेस। बट इन ह्यूमन बींग्स और इन एनिमल्स उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेस। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेस। जब प्यूबर्टी के बाद जब एक स्टेज आएगी जब वो न्यू न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करेगा तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेस। और एक आता है बुढ़ापे की जो एज होती है, सेनेसेंट फेस। उसके बाद जो है बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की वो बहुत ही वीक हो जाती है। उसके बाद कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इन सेनेसेंट फेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे जो है सारी जो है मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ जो होती है वो सब स्लो हो जाती है। इसकी वजह से वो वीकनेस उसमें आती है और उसमें कोई क्षमता नहीं होती कि वो न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे। बट रिप्रोडक्टिव फेस में ही एक ऐसा फेस होता है जिसमें वो रिप्रोड्यूस करे न्यू ऑफस्प्रिंग को। ओके, द एंड ऑफ जुवेनाइल या vegetative phase, which marks the beginning of reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower। जब एंड होता है जुवेनाइल फेज का, इस फेज का इन एनिमल्स और वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, तो उसके बाद जो है बिगनिंग होती है रिप्रोडक्टिव फेज की। हम उसको देख सकते हैं जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स जब भी आएंगे जब रिप्रोडक्शन होगा। ओके, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर। अब कितने समय के बाद जो है इसमें जो है प्लांट फ्लावर्स आते हैं। मैरीगोल्ड जो होता है, राइस होता है, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस। अब कुछ क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं अपने लाइफ टाइम में सिर्फ वो एक बार ही उसमें फ्लावर्स आते हैं। वट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर। अब उनको हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल बोलेंगे या मैच्योर बोलेंगे। Observe a few trees in your area. Do they flower during the same month year after year? Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit, etc. is seasonal? अब ऑब्जर्व करना है कि फ्यू ट्रीज अपने एरिया में क्या जो फ्लावर्स हैं क्या वो एक मंथ में, मतलब ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, क्या वो फ्लावर जो है देते हैं सेम मंथ में या आफ्टर या ईयर आफ्टर। ओके, वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक जो और क्या जो फ्रूट्स हैं मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, क्या वो सीजनल, मतलब वो सीजन में ही आते हैं, अपने सीजन में आते हैं। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग। और कुछ जो है ऐसे भी होते हैं कि फ्लावर जो है अपने एक साल में आए, उसमें फ्लावर्स से कुछ ऐसे जो सीजनल पर डिपेंड करते हैं, मतलब एक सीजन में एक बार ही आए। ओके, प्लांट्स जो एनुअल और बाइनियल टाइप्स होते हैं शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फेस एंड सेनेसेंट फेस। एनुअल मतलब क्या होता है कि एक साल में एक बार ही उनमें जो है रिप्रोडक्शन होता है। ओके, उनको बोलते हैं हम एनुअल। बाइनियल मतलब जो 2 साल में उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है आए। 2 साल में मतलब फर्स्ट ईयर में जो है उसमें सिर्फ सिर्फ जो है लीव्स आएंगी, रूट्स आएंगी बस, और फिर सेकेंड स्टेज में आके उसमें फ्लावर्स आएंगे, तो उसको बोलते हैं बाइनियल टाइप्स ऑफ प्लांट। और उसमें जो है हम क्लियर कट जो है देख सकते हैं वेजिटेटिव फेस को, रिप्रोडक्टिव फेस को और सेनेसेंट फेस को। बट द पेरिनियल स्पीशीज मतलब जो बहुत साल लेते हैं, बहुत सालों तक उसमें जो है मतलब रिप्रोडक्शन होता है, बहुत साल मतलब लेते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। रिप्रोडक्शन जो है उसमें रिप्रोडक्टिव फेस जो है बहुत सालों में दिखाई जाता है, देखा जाता है। लाइक जो बैम्बू स्पीशीज़ है, बट इन द पेरेनल स्पीशीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेसिस। पेरेनल स्पीशीज जो होती हैं उसमें हम क्लियर कट जो है नहीं देख सकते वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेस को। A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them such as bamboo species जो होता है वो perennial species है। उसमें क्या होता है, वो जो है बहुत समय लेता है, मतलब बहुत टाइम बाद जो है इसमें रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्टिव फेज जो है उसमें बहुत सालों में आता है। और वंस इन देयर लाइफ टाइम, और अपने लाइफ टाइम में वो एक बार ही उसमें फ्लावर्स आते हैं। जनरली अगर हम बैम्बू स्पीशीज लगाएं तो उसमें क्या है 50 से 100 ईयर्स के बाद जो है जाकर उसमें रिप्रोडक्टिव फेज जो है स्टार्ट होगा, और उसमें फिर वो जो है रिप्रोड्यूस करेगा लार्ज अमाउंट में फ्रूट्स को, और फिर उसके बाद उसकी डाई हो जाएगी। ओके, डेथ हो जाएगी उसके बाद। अनदर प्लांट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीला नीला कुरंजी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। ओके, इसमें क्या होता है, ये जो है फ्लावर्स जो है सिर्फ अपने लाइफ टाइम में 12 साल में इसमें फ्लावर्स आते हैं।
As many of you would know, this plant flowered during September October 2006. लास्ट टाइम इसने जो है 2006 में इसमें फ्लावर्स आए थे सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरियाज ऑफ केरला। ये कहाँ पाया गया था? हिली एरियाज ऑफ केरला में, ओके, कर्नाटक में एंड तमिलनाडु में, इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। और ये जो है अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को। ये प्लांट है स्ट्रोबिलंथस कुंथियन, क्योंकि इसके जो है मतलब बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल प्लांट है, इसके फ्लावर्स से बहुत सुंदर आते हैं, ओके। और ये जो है अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को। इन एनिमल्स, अब हम एनिमल्स की बात करते हैं। जो जुवेनाइल फेस है वो फॉलोअप करता है मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेस। मतलब जो प्लांट है, सॉरी जो एनिमल है, उसमें जो है जुवेनाइल फेस में जो है मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना ज़रूरी है, तभी जाकर जो है रिप्रोडक्टिव फेस, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है आएगा। अगर ये नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ओके। द रिप्रोडक्टिव फेस इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है, किसी मतलब रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है कई ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि जल्दी आ जाता है, या कई ऑर्गेनिज्म में जो है लेट आता है, ओके। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वेरिएशन जो है क्रिएट शो होता है इसमें, किसी में जल्दी आ गया रिप्रोडक्टिव फेज, किसी में लेट में आया। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स। अब एग्जाम्पल की बर्ड्स की बात करते हैं। ये जो है क्या अंडे देती हैं एक साल में एक बार, और क्या ये सीजनल फिनोमिना, क्या ये अपने सीजन में ही अंडे देती हैं? ऐसा नहीं है। बट अबाउट देयर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स हैं, लिजार्ड्स, इनका क्या है? यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली। बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स जो हैं अंडे देती हैं सीजनली, मतलब सीजन में ही, अपने सीजन में, ओके, जब उनका सीजन आता है। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म, मतलब पोल्ट्री फार्म क्या होता है जहाँ पर बर्ड्स जो होती हैं या मुर्गियाँ जो होती हैं उनको रखा जाता है। कैन बी मेड डू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। क्या जो है मतलब हम जो है, हम लोग अगर हम ह्यूमन नीड्स के लिए अगर हम चाहें, जो पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स को, जो मुर्गियाँ होती हैं उनको रख सकते हैं, और उनको हम थ्रू आउट द ईयर जो है उनसे हम अंडे ले सकते हैं। इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव बट इन कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। अब क्या होता है, जो ह्यूमन जो है अपनी नीड के लिए जो है उनको, जो बर्ड्स होती हैं या जो मुर्गियाँ होती हैं उनको अपने नीड्स के लिए जो है एक उनको प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर उनको खाना देती हैं, ताकि वो थ्रू आउट द ईयर जो है हमें अंडे देती रहें अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ओके। द females of placental mammal exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase। जो फीमेल्स होती हैं प्लेसेंटल मैमल्स में, उसमें जो है साइक्लिकल चेंजेस आते हैं उनकी, मतलब जो है ओवरीज में कुछ चेंजेस आते हैं, या कुछ एसेसरी डक्ट्स हैं जो हार्मोन्स है उसमें चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज में। मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जो है ओवरीज में कुछ चेंजेस होंगे, या कुछ हार्मोन्स हैं उसमें चेंजेस होंगे। जो प्लेसेंटल फीमेल्स होती है, प्लेसेंटल मैमल्स जो होती हैं, साइक्लिकल चेंजेस बोलते हैं जिनको, जो ओवरीज में चेंज आया और हार्मोन्स में चेंज आया। अब जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं लाइक काउज हैं, शीप है, रैट्स है, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा, उसमें जो है साइक्लिकल चेंजेस, सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऊस्ट्रस साइकिल। अब जो प्राइमेट एनिमल्स हैं, नॉन प्राइमेट सॉरी, जो नॉन प्राइमेट है उसमें जो ये चेंजेस आते हैं, ओवरीज में चेंजेस आते हैं, जो हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के वक्त, तो उसको हम बोलते हैं ऊस्ट्रस साइकिल। अब जो प्राइमेट्स होते हैं लाइक मंकीज़ हैं, एप्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? ऊस्ट्रस साइकिल। और जो प्राइमेट्स हैं, मंकी, ह्यूमन बींग्स, एप्स, उनको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसमें क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस आते हैं हार्मोन्स में, ओवरीज में। नॉन प्राइमेट में क्या बोलेंगे? ओस्ट्रस, और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल wild condition exhibit such cyclical changes only during favorable season in their reproductive phase। अब जो मैमल्स हैं, मैनी मैमल्स जो है लाइक जो हमारी अर्थ में रह रहे हैं, जो वाइल्ड कंडीशन में, बेकार कंडीशन में जो रह रहे हैं, उसमें साइक्लिकल चेंज, सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन, उनमें जो है अपने ही सीजन में ये जो साइकिल जो है आएंगी इन द रिप्रोडक्टिव फेज में, एंड आर
देयर फोर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स, और जो है सीजनल ब्रीडर्स है मतलब अपने सीजन में ही उनमें जो है सब कुछ हो गया, तो सीजनल ब्रीडर्स, ओके, अपना सीजन होता है एक। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स। अब कुछ अदर मैमल्स होते हैं जो है कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, वो जो है एक्टिव रहते हैं अपने मतलब थ्रू आउट द ईयर, उनको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस ब्रीडर। मतलब वो हर साल में जो है मतलब उसमें रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं कि वो सीजन पर डिपेंड करते हैं कि वो एक सीजन में एक बार ही उसमें रिप्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं है। उसमें जो है कॉन्टिन्यूस ब्रीडर है वो, उसमें जो है जो रिप्रोडक्टिव फेस है वो उनका एक्टिव रहता है हर समय, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस ब्रीडर। दैट वी ऑल ग्रो, हम वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ़ वी लिव लॉन्ग इनफ इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज। जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, हम ओल्ड हो जाते हैं तो कुछ क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बट वट इज मीन्ड बाय ग्रोइंग ओल्ड, द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेनेसेंट और ओल्ड एज। जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो जो है फिनिश हो जाता है, ओके, वो जो है फिनिश हो गया, और उसके बाद जो है सेनेसेंट फेज का जो है आना स्टार्ट होता है। सेनेसेंट मतलब ओल्ड एज का आना स्टार्ट होता है, जिसके बाद उसमें क्या होता है, देयर आर concomitant changes in the body like slowing of metabolism during this last phase of lifespan. Old age ultimately leads to death, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होने के बाद जो है एक फेस आएगा, उसको बोलेंगे हम सेनेसेंट फेज या ओल्ड एज बोलते हैं। ओल्ड एज या सेनेसेंट फेज बोल दो। तो उसमें क्या होता है, सेनेसेंट फेज में जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं बॉडी में वो जो है स्लो हो जाती है, इसकी वजह से जो है बॉडी जो है बॉडी में बहुत वीकनेस आती है, इसकी वजह से सब कुछ मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ओके। और धीरे धीरे जो है ओल्ड हो जाएगी बॉडी, ओल्ड हो जाएगी मतलब इंडिविजुअल जो है वो ओल्ड हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाएगी। अब इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसिशन बिटवीन थ्री फेसेस। अब जो थ्री फेसेस आए हैं, जुविलाइन फेस, रिप्रोडक्टिव फेस एंड सेनेसेंट फेस, वो किस पे डिपेंड करता है, क्या रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, किस तरीके से वो तीनों फेस जो है आ रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे हार्मोन्स। हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थ्री बिटवीन these three phases, okay. Interaction between hormones and central environment factors regulate to reproductive process and the associated behavioral expression of hormones. अब जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन हार्मोन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को और द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हार्मोन्स का चेंजेस या इंटरेक्शन हुआ एनवायरमेंट से, उसके वजह से भी जो है चेंजेस आते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, ओके, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और बिहेवियर में चेंजेस आते हैं हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन का जो इंटरेक्शन हुआ एनवायरमेंट से। अब क्या क्या इवेंट्स हैं, क्या क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद जो ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं इवेंट्स एंड प्रोसेसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटी इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। अब क्या बोला इसमें, जितने भी प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी मैच्योरिटी के बाद मतलब मैच्योरिटी के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो उसमें प्रोसेस आते हैं और कुछ, ठीक है, इसकी वजह से और चेंजेस आते हैं उसमें और वो आगे की स्टेज को जाते हैं। प्रोसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटी इवन दो द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। भले ही उनमें जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें भले ही वो चाहे वो डिफरेंट हो, ठीक है, डिफरेंट reproduction are indeed very different. These events of sexual reproduction is characterized by the fusion or fertilization of the male and female gamete, the formation of zygote, embryogenesis. अब इस चेंजेस से क्या होता है, द इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स है, फॉलो ऑफ रेगुलर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस होता है उनमें, कैसे जब मेल और फीमेल गैमेट आए, ओके, उनमें जो है फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद धीरे धीरे उसमें
और इंक्रीज होने के बाद वो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। उसमें ये जो है एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं जो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गेमेट आया, गेमेट फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ। ओके, ये एक सीक्वेंस है जो फॉलो करते हैं ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जाइगोट फॉर्मेशन मतलब फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन बोल दो उसको। ओके, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे फॉर कन्वीनियंस दीज सीक्वेंशियल इवेंट्स में बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। अब इनको हम प्री फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री मतलब जब फ्यूजन होने से, मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन होने से पहले पहले के जो टाइम होता है उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। फिर जब फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गेमेट का उसको बोलेंगे हम फ्यूजन, फिर उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।